सोचिए आज से मान लीजिए 50,000 साल पहले का समय, जब इंसान बस छोटे छोटे गुटों में घूमते थे। तब समाज कैसे चलता था? मतलब कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सरकार। तो फिर क्या था? और फिर ऐसा क्या हुआ कि हम उन छोटे समूहों से निकलकर आज अरबों लोगों वाले देशों तक पहुंच गए। हाँ वही। ये सफर कैसे तय हुआ? ये नियम कानून, ये सरकारें, ये सब बनी कैसे? ये इंसानी कहानी का सबसे बुनियादी, सबसे दिलचस्प सवाल है। हम संगठित हुए कैसे? आज हम इसी कहानी को एंथ्रोपोलॉजी की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम देखेंगे कि समाज राजनीतिक तौर पे कैसे विकसित हुआ, एक एकदम सरल ढांचे से लेकर आज के इस जटिल स्टेट या राज्य तक। और मुझे लगता है इसके लिए हम वो एलिमेंट सर्विस वाला मॉडल इस्तेमाल करेंगे, है ना? जिसमें वो 4 पड़ाव है: बैंड, ट्राइब, चीफ्डम और स्टेट। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इनकी परिभाषा जानना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि हर पड़ाव पर इंसानी समाज दिखता कैसा था। और वो बदला क्यों? हाँ, और वो बदला क्यों? ये यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो खैर जरूरी है ही, पर मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए दिलचस्प है जो ये जानना चाहता है कि हम आज यहाँ तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे सरल रूप से, उस दुनिया से जहां कोई राजा नहीं था। एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा थोड़ी हैरान करती है। मतलब बिना किसी राजा या प्रधानमंत्री के एक पूरा का पूरा समाज चल कैसे सकता है? लड़ाई झगड़े कैसे सुलझते होंगे? कोई तो होगा जिसकी बात सब सुनते होंगे। यही तो सबसे मजेदार बात है। हजारों लाखों सालों तक इंसानों ने ऐसे ही समाज चलाए हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टेटलेस या असफल सोसाइटी। असफलिस मतलब बिना सिर वाला समाज। हाँ, और इसका सबसे पहला, सबसे बेसिक रूप है बैंड। बैंड? ये नाम सुनने में तो किसी म्यूजिक बैंड जैसा लगता है, पर जाहिर है इसका मतलब वो तो नहीं है। ये कैसे होते थे? आप इसे एक बड़ा और बहुत जुड़ा हुआ परिवार समझ सकते हैं। कोई 20 से 100 लोगों का एक छोटा सा समूह। बस इतने ही लोग? हाँ, बस, जो शिकार करके या कंदमूल इकट्ठा करके गुजारा करते थे। गुमंतु थे, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। और इनके सबसे बड़ी खासियत थी कि ये पूरी तरह समतावादी यानी इगैलिटेरियन थे। समतावादी मतलब कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि निजी संपत्ति का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो भी शिकार होकर आता था वो सब में बराबर बंटता था, और फैसले वो भी सब मिलकर लेते थे, आम सहमति से। अच्छा, तो फिर वो लीडर वाली बात, आपने कहा था कोई राजा नहीं था, पर कोई तो होगा जो। हाँ, अब आपके उस सवाल पर आते हैं। लीडर होता था, उसे हेडमैन कहते हैं, पर वो आज के नेताओं जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए, एक ऐसा लीडर जिसके पास हुक्म चलाने की कोई ताकत ही नहीं है। मतलब उसके पास पावर नहीं थी, सिर्फ इन्फ्लुएंस था। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, सिर्फ इन्फ्लुएंस। उसकी इज्जत शायद उसके तजुर्बे की वजह से थी, या वो शिकार करने में बहुत माहिर था, या बहुत समझदार था। पद की वजह से नहीं। पद के वजह से बिल्कुल नहीं। वो सलाह दे सकता था, लोगों को मना सकता था, लेकिन किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। और अगर लोगों को उसकी सलाह पसंद नहीं आई तो वे उसे नजरअंदाज कर सकते थे। सिंपल। जैसे अफ्रीका के कंगसैन या आर्कटिक के इनुइट समाज हैं, ये इसके क्लासिक उदाहरण हैं। तो उनमें झगड़े कैसे सुलझते थे बिना पुलिस के? आपसी बातचीत से, कभी कभी एक दूसरे का मजाक उड़ाकर, या बहुत हुआ तो लड़ने वाले पक्ष को कुछ समय के लिए समूह से अलग कर दिया जाता था। बस, कोई जेल नहीं, कोई पुलिस नहीं। ठीक है, तो बैंड समाज छोटे, घुमंतु और आपसी सहमति से चलने वाले समूह हैं। लेकिन फिर क्या होता है जब आबादी बढ़ती है, जब सैकड़ों के बजाय हजारों लोग एक साथ रहने लगे? तब तो सिर्फ आम सहमति से काम नहीं चल सकता। एग्जैक्टली सही पॉइंट। जब आबादी बढ़ती है और लोग खेती या पशुपालन जैसी चीजें शुरू करते हैं, तो उन्हें एक ज्यादा संगठित ढांचे की जरूरत पड़ती है। यहीं से हमें राजनीतिक संगठन का अगला रूप मिलता है, जिसे हम ट्राइब कहते हैं। हाँ, ट्राइब। ये असल में कई बैंड्स या कह लीजिए वंशों का एक समूह होता है। तो ट्राइब में ऐसा क्या अलग था जिससे वो इतनी बड़ी आबादी को एक साथ रख पाते थे? कोई खास सिस्टम था? उनके पास कुछ खास सामाजिक जुगाड़ थे, कह सकते हैं। एक को कहते हैं पैन ट्राइबल सोडालिटीज। पैन ट्राइबल सोडालिटीज? ये तो बड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है। पर इसका मतलब बहुत सरल है। ऐसे समझिए जैसे किसी शहर में अलग अलग मोहल्ले हैं। वो आमतौर पर अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब पूरे शहर पर कोई बाहरी खतरा आता है तो सब एक हो जाते हैं। हाँ, तो मान लीजिए सारे मोहल्लों की नवरात्रि समितियां या स्पोर्ट्स क्लब मिलकर शहर की रक्षा के लिए एक हो जाते हैं। ये समितियां ही एक तरह की पैन ट्राइबल सोडालिटीज हैं।
इनका आधार रिश्तेदारी नहीं बल्कि एक साझा मकसद होता है। अच्छा, जैसे एक ही उम्र के लोगों का कोई ग्रुप हो या फिर योद्धाओं की कोई समिति। बिल्कुल। ये तो बहुत मजेदार तरीका है एकजुट होने का। और कोई दूसरा तरीका भी था? हाँ, एक और बहुत मजबूत व्यवस्था थी जिसे कहते हैं सेगमेंट्री लीनियज सिस्टम। इसे ई एवंस प्रिचर्ड ने अफ्रीका के नुअर समुदाय में बहुत गहराई से समझा था। अच्छा, नुअर समुदाय? हाँ, इसमें पूरा समाज एक ही पूर्वज के वंशजों में बटा होता है। कहानी की तरह समझिए, अगर दो सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं तो वो बस दो लोग हैं, लेकिन अगर उनका कोई चचेरा भाई उनमें से किसी एक पर हमला कर दे तो क्या होगा? तो दोनों सगे भाई एकजुट होकर उस चचेरे भाई से लड़ेंगे। सही। और अगर कोई बाहरी कबीला पूरे खानदान पर हमला कर दे तो सारे चचेरे ममेरे भाई मिलकर उस बाहरी दुश्मन से लड़ेंगे। मतलब खतरे के हिसाब से एकता का दायरा बड़ा होता जाता था। बिल्कुल। और जैसे ही खतरा टलता वो वापस अपनी अपनी छोटी इकाइयों में बढ़ जाते। इसीलिए नुअर समाज को ऑर्डर्ड एनार्की यानी व्यवस्थित अराजकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। वाह, ऑर्डर्ड एनार्की। हाँ, कोई एक राजा या शासक नहीं, फिर भी एक व्यवस्था थी। सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं थी, बल्कि पूरे समाज में फैली हुई थी। तो बैंड और ट्राइब दोनों में कोई एक स्थायी बॉस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समाज और बड़ा और जटिल हुआ होगा, तब भी क्या ये बिना सिर वाला सिस्टम काम कर पाया होगा? मुझे लगता है यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ होगा। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब खेती और बेहतर हुई, आबादी हजारों में पहुंच गई और समाज एक ही जगह पर बस गया, तब एक नए तरह के संगठन की जरूरत पड़ी। इसे हम कहते हैं चीफडम। और ये बैंड और ट्राइब से बिल्कुल अलग था। क्या ये वो पहला पड़ाव है जहां हमें एक परमानेंट फुल टाइम लीडर दिखाई देता है? हाँ, चीफडम में पहली बार एक ऐसा पद बना जो स्थायी था, चीफ का पद। और सबसे बड़ी बात, ये पद उसे विरासत में मिलता था, वंशानुगत, हेरिडिटरी। अच्छा। एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में इसे अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। मतलब वो रुतबा जो आपको जन्म से मिला हो, आपने कमाया ना हो। पर एक मिनट, मैंने बिग मैन के बारे में भी पढ़ा है, जो कुछ आदिवासी समाजों में होते थे। वो भी तो बहुत प्रभावशाली होते थे। तो ये चीफ उस बिग मैन से अलग कैसे है? आहा, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, बिग मैन जो है ना, वो अपना रुतबा अपनी व्यक्तिगत योग्यता से, अपनी मेहनत और उदारता से कमाता है। अच्छा, मतलब अचीव्ड स्टेटस। बिल्कुल, अचीव्ड स्टेटस, कमाया हुआ रुतबा। वो शायद बहुत बड़ा किसान है जो खूब सारी फसल उगाता है और फिर बड़ी बड़ी दावतें देकर अपना प्रभाव बनाता है। लेकिन ये स्थायी नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। अगर वो मेहनत करना छोड़ दे तो उसका रुतबा भी खत्म। और सबसे जरूरी बात, उसका पद उसके बच्चों को विरासत में नहीं मिलता। जबकि चीफ का पद पक्का था, चाहे वो काबिल हो या न हो, क्योंकि वो चीफ का बेटा था। सही पकड़ा। और चीफ सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं था, वो एक तरह का इकोनॉमिक मैनेजर भी था। इकोनॉमिक मैनेजर? कैसे? चीफडम की अर्थव्यवस्था एक खास सिस्टम पर चलती थी जिसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी पुनर्वितरण। चीफ अपनी प्रजा से अनाज, जानवर या दूसरा सामान एक तरह के टैक्स के रूप में इकट्ठा करता था और फिर उसे बड़े बड़ी दावतों में या जरूरत के हिसाब से लोगों में वापस बांट देता था। बिल्कुल। मतलब ये तो एक तरह का प्राचीन सोशल वेलफेयर सिस्टम हो गया। इससे सबकी मदद भी हो गई और चीफ का रुतबा भी बढ़ गया कि देखो हमारा चीफ कितना उदार और शक्तिशाली है। एकदम सही। इससे समाज में एकीकरण भी होता था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। क्या? यहीं से समाज में पहली बार असमानता की शुरुआत हुई। समाज अब समतावादी नहीं रहा, बल्कि रैंक्ड सोसाइटी बन गया। अच्छा। जहां कुछ परिवारों या वंशों का दर्जा बाकियों से ऊंचा माना जाता था, खासकर चीफ का खानदान। तो बैंड से चीफडम तक आते आते हम एक ऐसे समाज में पहुंच गए जहां एक स्थायी शासक है, सत्ता वंशानुगत है और समाज में ऊंच नीच भी शुरू हो गई है। लेकिन ये अभी भी आज के देश या स्टेट जैसा नहीं लगता। वो आखिरी छलांग वो कैसे लगी? वो आखिरी और सबसे बड़ी छलांग है द स्टेट, यानी राज्य का बनना। अब हम लाखों की आबादी वाले समाजों की बात कर रहे हैं और यहाँ वो एक सबसे बड़ी चीज आती है जो एक स्टेट को बनाती है और जिसे समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने बहुत अच्छे से समझाया था। मैक्स वेबर, हाँ। उन्होंने कहा था कि स्टेट वो है जिसके पास डंडा चलाने का लाइसेंस्ड हक हो। डंडा चलाने का लाइसेंस्ड हक, मतलब मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। हाँ,
इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ सरकार या उसकी एजेंसियां जैसे पुलिस या सेना ही कानूनी तौर पर बल का इस्तेमाल कर सकती हैं। सही बात है। आप या मैं अपनी प्राइवेट आर्मी नहीं बना सकते। यही वो एक अधिकार है जो इसे चीफडम या ट्राइब से बिल्कुल अलग कर देता है। अच्छा, तो चीफ के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था? नहीं, चीफ लोगों को मना सकता था, उस पर सामाजिक दबाव हो सकता था, लेकिन उसके पास कोई औपचारिक सेना या पुलिस नहीं थी जो उसके आदेशों को जबरन लागू करवा सके। और इस बल प्रयोग के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है राज्य को एक पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ती होगी। निश्चित रूप से स्टेट की पहचान सिर्फ एक राजा या सरकार से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे तंत्र से होती है। जैसे इसकी एक तय सीमा या टेरिटरी होती है, इसके पास एक औपचारिक नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी होती है, टैक्स वसूलने वाले, कानून लिखने वाले, सड़कों का हिसाब रखने वाले अधिकारी। बिल्कुल, एक औपचारिक कानूनी व्यवस्था होती है, और सबसे बड़ी बात, समाज में अब सिर्फ ऊंच नीच रैंकिंग नहीं, बल्कि स्पष्ट सामाजिक वर्ग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं, अमीर, गरीब, शासक, शासित। और समाज अब होमोजीनियस नहीं रहा होगा। हाँ, अब समाज विषम होता है, हेट्रोजीनियस होता है, जहां अलग अलग जातियों, धर्मों और पेशों के लोग एक साथ रहते हैं। तो अगर हम इस पूरे सफर को, इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, बैंड से लेकर स्टेट तक, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यह सत्ता के केंद्रीकरण की कहानी है? ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। चलिए, स्टेट और स्टेटलेस समाजों के बीच के मुख्य अंतरों को एक साथ रखकर देखते हैं। हाँ, ये जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा अंतर है सत्ता, अथॉरिटी का। स्टेटलेस समाजों में, यानी बैंड और ट्राइब में, सत्ता फैली हुई थी, अनौपचारिक थी और व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित थी। जबकि स्टेट समाजों में, यानी चीफडम और स्टेट में, सत्ता केंद्रित, औपचारिक और असल शक्ति पर आधारित होती है। दूसरा अंतर शायद बल प्रयोग का होगा। स्टेटलेस समाजों में कोई एक संस्था बल प्रयोग नहीं कर सकती थी, झगड़े, रिश्तेदारी या सामाजिक दबाव से सुलझते थे। सही। जबकि स्टेट के पास बल प्रयोग का वैध एकाधिकार होता है। और तीसरा बड़ा अंतर है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। स्टेटलेस समाज ज्यादातर एक जैसे, सजातीय रिश्तेदारी पर आधारित होते थे, सब एक दूसरे को जानते थे। जबकि स्टेट समाज बहुत विषम होते हैं, जहां करोड़ों अजनबी एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत एक साथ रहते हैं। यहाँ रिश्तेदारी से ज्यादा नागरिकता यानी सिटीजनशिप मायने रखती है। एकदम। लेकिन क्या ये मॉडल जो एलमन सर्विस ने दिया है, ये बहुत ज्यादा सीधा और लीनियर नहीं लगता? मतलब जैसे हर समाज को इसी रास्ते से गुजरना ही होगा, बैंड से ट्राइब, फिर चीफडम और फिर स्टेट। क्या असल दुनिया में समाज इन साफ सुथरे डब्बों में फिट होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इस मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना भी यही है। असल में ये एक आदर्श प्रकार है, एक आइडियल टाइप। अच्छा। हकीकत हमेशा ज्यादा जटिल, ज्यादा उलझी हुई होती है। कई समाज इन चरणों के बीच में कहीं होते हैं। कुछ चीफडम्स कभी स्टेट नहीं बन पाए और बिखर गए। कुछ आदिवासी समूहों ने स्टेट के संपर्क में आने के बाद भी अपनी व्यवस्था को बनाए रखा। तो इसे एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, इसे एक टूलकिट की तरह देखना चाहिए, जो हमें अलग अलग समाजों के राजनीतिक ढांचों को समझने और उनकी तुलना करने में मदद करता है। तो आज हमें एक समतावादी बैंड से लेकर एक केंद्रीकृत स्टेट तक के हजारों साल के सफर को देखा और ये समझा कि कैसे आबादी, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जरूरतों ने नेतृत्व, कानून और शक्ति के इस्तेमाल के तरीकों को शक्ल दी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें आज की दुनिया को समझने में भी मदद करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सरकार या राज्य कोई प्राकृतिक या हमेशा से मौजूद चीज नहीं है, बल्कि ये इंसानी इतिहास के एक खास मोड़ पर विकसित हुई एक व्यवस्था है। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि स्टेट की सबसे बड़ी ताकत बल और सूचना पर उसका एकाधिकार था। हाँ। लेकिन आज के डिजिटल और वैश्वीकृत दुनिया में हम कई गैर राज्य ताकतों को देख रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ तक के हैकर समूह जो राज्य के इस एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। सही बात है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या स्टेट की जो पारंपरिक परिभाषा है वो एक बार फिर से विकसित हो रही है? और अगर हाँ, तो राजनीतिक संगठन का अगला चरण कैसा दिख सकता है? सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, एक पुलिस वाला हाथ हिलाता है और सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। अब सोचिए कोई आम आदमी बीच सड़क पर खड़े होकर वही करने लगे तो कियोस हो जाएगा। हाँ, शायद कोई नहीं रुकेगा। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पर एक की बात मानी जा रही है, दूसरे की नहीं। ऐसा क्यों?
इसी क्यों का जवाब छिपा है 3 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स में, पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी। यानी शक्ति, सत्ता और वैधता। बिल्कुल। आज की चर्चा में हम इन्हीं 3 आइडियाज की गहराई में उतरेंगे और ये समझना यूपीएससी मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हर समाज चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पावर और अथॉरिटी सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का अंतर है ना? बिल्कुल, ये सबसे फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है। तो क्या है ये? देखिए, पावर यानी शक्ति का सीधा मतलब है अपनी बात मनवाने की क्षमता। अच्छा, भले ही सामने वाले की मर्जी हो या ना हो, इसमें जोर जबरदस्ती या कोवर्जन का एलिमेंट हमेशा मौजूद रहता है। मतलब जबरदस्ती काम कराना। हाँ, जैसे कोई गैंगस्टर बंदूक दिखाकर किसी से पैसे छीन ले। समझ गया, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। एग्जैक्टली। अब आते हैं अथॉरिटी पर। अथॉरिटी यानी सत्ता, शक्ति का वो रूप है जिसे समाज की स्वीकृति मिली हो, जिसे लोग लेजिटिमेट मानते हो। हाँ बिल्कुल। जब कोई अथॉरिटी में होता है और वो आदेश देता है तो लोग उसे सही मानकर अपनी मर्जी से उसका पालन करते हैं। तो मतलब अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। एग्जैक्टली। और ये लेजिटिमेसी ही वो मैजिक इंग्रेडिएंट है जो जोर जबरदस्ती को सामाजिक स्वीकृति में बदल देती है। पर ये लेजिटिमेसी ये आती कहाँ से है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। और देखिए, इसके 3 मुख्य स्रोत माने गए हैं और इन्हीं से 3 तरह की अथॉरिटी जन्म लेती है। ओके, तो क्या है वो 3? पहला है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यानी पारंपरिक सत्ता। पारंपरिक। हाँ, ये प्रथाओं, सदियों से चली आ रही परंपराओं और विश्वासों पर आधारित होती है। सत्ता इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। अच्छा, जैसे राजशाही में होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बिल्कुल। उसकी अथॉरिटी उसकी पर्सनल क्वालिटीज पर नहीं, बल्कि उसकी लिनेज, उसकी विरासत पर टिकी है। ठीक है। और दूसरा है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता। हाँ, ये तो नाम से ही जाहिर है। हाँ, ये किसी नेता के असाधारण चमत्कारी व्यक्तित्व पर आधारित होती है। लोग उसकी बात किसी नियम या परंपरा की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने करिश्मे की वजह से मानते हैं। सही पकड़ा। जैसे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला, उनका प्रभाव किसी कानून या पद से नहीं था, उनके अपने करिश्मे से था। सही। और तीसरा है रैशनल लीगल अथॉरिटी, जो आज के मॉडर्न सोसाइटीज का आधार है। यानी तर्कसंगत कानूनी सत्ता। बिल्कुल, ये लिखित कानूनों और नियमों की एक तर्कसंगत व्यवस्था पर आधारित होती है। इसमें सत्ता व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि उसके पद यानी ऑफिस में होती है। जैसे प्रधानमंत्री या जिले के कलेक्टर। हाँ, उनकी अथॉरिटी उनके पर्सनल करिश्मा या खानदान की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि संविधान और कानून उन्हें वो अधिकार देते हैं। और जब वो पद से हट जाते हैं तो वो अथॉरिटी भी चली जाती है। बिल्कुल, वो अगले व्यक्ति के पास चली जाती है। ये बहुत क्लियर है। लेकिन एक सवाल है, क्या असल दुनिया में ये तीनों अथॉरिटी टाइप्स इतने साफ साफ अलग होते हैं या अक्सर मिले जुले होते हैं? आपने बहुत बहुत जरूरी पॉइंट उठाया है। मुझे लगता है एक मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर जिसकी अथॉरिटी टेक्निकली रैशनल लीगल है, वो भी तो अपने करिश्मा का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल करता है। असल में ये तीनों टाइप्स प्योर फॉर्म्स में कम ही दिखते हैं। ये अक्सर एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। अच्छा। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर की बेस अथॉरिटी तो रैशनल लीगल है, लेकिन अगर उसमें करिश्मा है तो उसकी इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, सही बात है। वो कानूनों के साथ साथ अपनी पर्सनल अपील का भी इस्तेमाल करता है। ये बहुत दिलचस्प है। और इन मॉडलों को समझने के लिए शायद हमें उन समाजों को देखना चाहिए जहां ये फॉर्मल सिस्टम्स नहीं थे। स्टेटलेस सोसाइटीज की बात कर रहे हैं आप। हाँ, जैसे कि बैंड्स या ट्राइब्स, जहां कोई औपचारिक सरकार, पुलिस या अदालत नहीं होती। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हमें इसका बेहतरीन विंडो देती हैं। इन समाजों में सत्ता किसी एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं होती, बल्कि पूरे समाज में फैली हुई होती है, डिफ्यूज्ड। बिल्कुल, वहां कोई राजा या राष्ट्रपति नहीं होता। तो सवाल उठता है कि फिर वहां व्यवस्था कैसे कायम रहती है? वही तो वहां लेजिटिमेसी का सोर्स क्या है? अगर कानून नहीं है तो क्या है? वहां लेजिटिमेसी 3 चीजों से आती है। पहला, किनशिप यानी नातेदारी। अच्छा। एक वंश या क्लैन का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, उसकी बात परिवार के लोग मानते हैं। दूसरा, एज यानी आयु, बड़े बुजुर्गों का सम्मान। हाँ, उनका अनुभव और ज्ञान उन्हें एक नेचुरल अथॉरिटी देता है। और तीसरा है रिचुअल स्टेटस यानी अनुष्ठानिक पद, जैसे कोई शमन या ओझा। बिल्कुल, जिसके पास अलौकिक शक्तियां मानी जाती हैं, उसका अपने क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव होता है। तो
एक शामन की अथॉरिटी को हम वेबर के फ्रेमवर्क में कैरिज्मेटिक अथॉरिटी कह सकते हैं ना? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी पर्सनल सुपरनैचुरल एबिलिटीज पर बेस्ड है। और एक कबीले के मुखिया की अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एक रूप हो गई। बिल्कुल सही। और इन समाजों में सोशल कंट्रोल के लिए पुलिस या जेल नहीं होती। यहाँ सामाजिक दबाव, निंदा का डर या अलौकिक शक्तियों का डर ही कानून का काम करता है। यहीं पर शायद बिग मैन और चीफ का क्लासिक कंपैरिजन बहुत रेलेवेंट हो जाता है। हाँ, ये एंथ्रोपोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण है जो पावर और अथॉरिटी के फर्क को ब्रिलियंटली समझाता है। क्या है ये? बिग मैन का सिस्टम हमें मेलेनेजिया के कुछ कबीलों में देखने को मिलता है। बिग मैन कोई वंशानुगत नेता नहीं होता। अच्छा, वो अपनी लीडरशिप को कमाता है, अचीव करता है। कैसे? मतलब वो ऐसा क्या करता है? वो अपनी मेहनत और चतुराई से बहुत सारा धन जैसे सुअर और कंदमूल जमा करता है। ओके। फिर वो एक बहुत बड़ी दावत, जिसे मौका कहते हैं, ऑर्गेनाइज करता है और अपना सारा जमा किया हुआ धन दूसरे ग्रुप्स में बांट देता है। अरे वाह! तो इस जेनरोसिटी से वो प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस कमाता है। बिल्कुल। जितने ज्यादा लोगों को वो दान देता है, उसका स्टेटस उतना ही ऊंचा होता जाता है। लेकिन ये पावर परमानेंट नहीं है। मतलब? अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया या किसी और ने उससे बड़ी दावत दे दी, तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म। हाँ, अच्छा, तो ये एक तरह से कांस्टेंट परफॉर्मेंस प्रेशर है। द बिग मैन हैज टू कॉन्स्टेंटली प्रूव हिज इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली। उसके पावर पर्सनल है, इंस्टीट्यूशनल नहीं। उसे हम पावर एंड इन्फ्लुएंस तो कह सकते हैं, पर शायद फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। वो अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन आदेश नहीं दे सकता। लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है। अब इसकी तुलना पॉलिनेशिया के चीफ से करते हैं। हाँ, चीफडम एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ लीडरशिप वंशानुगत यानी हेरिडिटरी होती है। तो यहाँ पावर अस्क्राइब्ड है, अचीव्ड नहीं। बिल्कुल। एक चीफ इसलिए चीफ है क्योंकि वो एक खास वंश में पैदा हुआ है। उसकी अथॉरिटी माना के कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, जो एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति है जो उसके वंश में होती है। तो उसे अपनी लीडरशिप साबित करने के लिए मौके जैसी दावतें नहीं देनी पड़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी अथॉरिटी परमानेंट और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। वो आदेश दे सकता है, टैक्स वसूल सकता है, और उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हो सकता है। हाँ, जो उसके आदेशों को लागू करवाए। तो बिग मैन सिस्टम और चीफडम के बीच का ये फर्क हमें बिखरी हुई सत्ता से केंद्रीकृत सत्ता की ओर का सफर दिखाता है। बिल्कुल। यहीं पर शायद एमजी स्मिथ का काम भी फिट होता है, जो पॉलिटिकल एक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में फर्क करते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन है। एमजी स्मिथ कहते हैं कि पॉलिटिकल एक्शन का मतलब है पावर के लिए संघर्ष और कंपटीशन। बिग मैन का पूरा जीवन पॉलिटिकल एक्शन का उदाहरण है। हाँ, वो लगातार दूसरों के साथ compete कर रहा है इन्फ्लुएंस के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का मतलब है रोजमर्रा का शासन चलाना, व्यवस्था बनाए रखना। एक चीफ का काम काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो एक तरह से बिग मैन हमेशा कैंपेन मोड में है, जबकि चीफ गवर्निंग मोड में। क्या बात है, बिल्कुल सही समझा आपने। ये दिखाता है कि सिचुएशनल इन्फ्लुएंस और एक स्थापित पारंपरिक सत्ता में क्या फर्क होता है। और चीफडम एक तरह से राज्य बनने की दिशा में पहला कदम है। हाँ, ये एक इंटरमीडिएट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहीं से हायरार्की और पावर का सेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन को समेटें, तो पावर है जबरदस्ती करने की क्षमता, अथॉरिटी है वो क्षमता जिसे समाज ने सही मान लिया है, यानी लेजिटिमेट पावर। और लेजिटिमेसी वो विश्वास है जो 3 स्रोतों से आ सकता है। परंपरा से, किसी के करिश्मे से, या फिर कानून और नियमों से। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जब हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कोई समाज कैसे जुड़ा रहता है, फैसले कैसे लिए जाते हैं, और बदलाव क्यों और कैसे आते हैं। हाँ, चाहे वो प्राचीन पॉलिनेशिया का चीफडम हो या आज की कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये फंडामेंटल डायनामिक्स हमेशा काम कर रहे होते हैं। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। बताइए। हमारे आज के आधुनिक समाज रैशनल लीगल अथॉरिटी की नींव पर बने हैं। हम कानून के राज, संविधान और इंस्टीट्यूशंस में विश्वास करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन दुनिया भर में आज हम करिश्माई लीडर्स का एक नया उभार देख रहे हैं, जिनका प्रभाव उनके पद से ज्यादा उनके पर्सनल अपील पर निर्भर करता है। ये तो है। तो जब ये करिश्माई व्यक्तित्व उस रैशनल लीगल सिस्टम से टकराते हैं, तो लेजिटिमेसी का एक संकट सा पैदा होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नेता को फॉलो करें या कानून को।
ये सोचने वाली बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता के ये तीनों रूप आज भी हमारे आसपास एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और भविष्य में समाज किस सोर्स ऑफ अथॉरिटी को ज्यादा लेजिटिमेट मानेगा, ये देखना बाकी है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कानून और न्याय की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन गलियों में नहीं जहां वकील, जज और पुलिस की गाड़ियां घूमती। बिल्कुल, हम उस दौर की बात करेंगे जब ये सब कुछ मतलब था ही नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन समाजों को हम सरल समाज या सिंपल सोसाइटीज कहते हैं, जहां ना तो अदालतें थीं न जेलें और न ही कोई वर्दी वाली पुलिस। हाँ, तो वहां आखिर व्यवस्था कैसे बनी रहती थी? क्या वहां कानून जैसी कोई चीज मौजूद थी? और ये सवाल एंथ्रोपोलॉजी की सबसे दिलचस्प बहसों में से एक रहा है ना? बुनियादी बहसों में से एक। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या बिना किसी औपचारिक संस्था के कानून का वजूद हो सकता है? आइए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर कानून है क्या? हाँ, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तो सीधे संविधान, धाराएं और वो अदालत की तस्वीर आती है। पर क्या कानून सिर्फ यही है? यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इसी सवाल पर 20वीं सदी के दो बड़े विचारक ब्रॉनिस्लाव मेलानोव्स्की और A.R. रैडक्लिफ ब्राउन आमने सामने खड़े थे। और उनकी राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग। तो मेलानोव्स्की का क्या मानना था? मेलानोव्स्की का तर्क बड़ा मजेदार था। उनका कहना था कि देखो, कानून हर समाज में होता है, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो, बस उसका रूप अलग होता है। हर समाज में? हाँ। मतलब कैसे? उनके लिए कानून का मतलब कोर्ट या पुलिस का होना नहीं था। उनके लिए कानून का सार था बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस यानी बाध्यकारी दायित्व। हाँ, बिल्कुल। ऐसे दायित्व जिन्हें समाज का हर व्यक्ति निभाने के लिए एक तरह से मजबूर हो। अच्छा, पर मजबूर कौन करता था? क्या कोई राजा था? कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं, बल्कि पूरा सामाजिक ताना-बाना ही उन्हें मजबूर करता था। मेलानोव्स्की ने रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता के सिद्धांत पे बहुत जोर दिया। रेसिप्रोसिटी? हाँ, उन्होंने ट्रोब्रियन आइलैंड्स के आदिवासियों की कुला रिंग का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया। ये एक बहुत ही जटिल व्यवस्था थी जिसमें कई द्वीपों के बीच कीमती गहनों का लेन-देन होता था। गहनों का लेन देन? हाँ, लाल शंख के हार और सफेद शंख के बाजूबंद। ये तो एक तरह का व्यापार लग रहा है। इसमें कानून कहाँ से आ गया? यही तो बात है। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनके रिश्ते, उनकी आर्थिक सुरक्षा, सबकी बुनियाद थी। हर व्यक्ति जानता था कि अगर उसे बाजूबंद मिला है तो उसे कुछ समय बाद उसे आगे किसी और को देना है। और बदले में उसे हार मिलेगा? एक तरह का चक्र? हाँ, एक चक्र जो लगातार चलता रहता था। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी से कीमती बाजूबंद ले ले और आगे देने से मना कर दे या बदले में कुछ ना दे तो क्या होगा? तो उसे कोई सजा मिलती होगी। उसे कोई जज सजा नहीं सुनाता था, सजा समाज खुद देता था। कैसे? लोग उससे लेन देन बंद कर देते थे, उसे उस प्रतिष्ठित कुला रिंग से बाहर कर दिया जाता था। ओह! एक छोटे आपस में जुड़े समाज में जहां आपका अस्तित्व ही दूसरों के साथ आपके रिश्तों पर टिका हो, वहां सामाजिक बहिष्कार तो मौत से भी बदतर सजा है। सही बात है। मेलानोव्स्की के अनुसार यही कानून था। लोगों का एक दूसरे पर निर्भर होना ही उन्हें नियम मानने पर मजबूर करता था। ये सुनने में तो एक बहुत ही एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था लगती है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम इसे सच में कानून कह सकते हैं? मुझे तो ये थोड़ा स्कूल के बच्चों की गुटबाजी जैसा भी लग रहा है कि भाई तुम हमारे नियम नहीं मानोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या हर सामाजिक दबाव कानून होता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हाँ, यही सवाल A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने उठाया था। वो मेलानोव्स्की की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। अच्छा? उनका सीधा सा तर्क था कि अगर सजा देने वाली कोई केंद्रीय और अधिकृत संस्था जैसे कि अदालत, तो हम इसे कानून कैसे कह सकते हैं? ये तो बस रीति रिवाज या परंपरा हुई जिसका पालन लोग सामाजिक दबाव में कर रहे हैं। तो रैडक्लिफ ब्राउन के हिसाब से कानून क्या था? रैडक्लिफ ब्राउन ने लॉ की जगह सोशल सैंक्शंस यानी सामाजिक प्रतिबंध शब्द को ज्यादा सही माना। सोशल सैंक्शंस? हाँ, उनके मुताबिक असली कानून के लिए ऑर्गेनाइज्ड लीगल सैंक्शंस मतलब संगठित कानूनी प्रतिबंधों का होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि समाज की तरफ से किसी अधिकृत व्यक्ति या संस्था को ये अधिकार होना चाहिए कि वो नियम तोड़ने वाले को शारीरिक दंड दे सके। उनके नजरिए से सरल समाजों में जो होता है वो कानून नहीं बल्कि महज सामाजिक दबाव है। तो मतलब एक कह रहा है कि कानून हर जगह है,
आपसी लेन देन में भी, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, बिना कोर्ट कचहरी के कानून हो ही नहीं सकता। हाँ, दो बिल्कुल विपरीत बातें। तो इस बहस का कोई हल निकला भी या नहीं? बिल्कुल निकला। यहीं पर एक और विचारक एडमसन होबल ने आकर इस बहस को एक नया मोड़ दिया अच्छा। और एक तरह से दोनों के विचारों के बीच एक पुल बनाया। होबल ने एक बहुत ही कारगर परिभाषा दी। उन्होंने कहा, एक सामाजिक नियम तब कानूनी होता है जब उसकी उपेक्षा या उल्लंघन होने पर समाज द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या समूह द्वारा शारीरिक बल का प्रयोग या उसकी धमकी दी जाती है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि कोई बड़ी अदालत हो। जरूरी नहीं। अगर किसी कबीले में ये नियम है कि चोरी करने पर कबीले के बुजुर्गों की पंचायत को कोड़े मारने का अधिकार है और वो सच में ऐसा कर सकते हैं, तो वो नियम कानूनी माना जाएगा। एकदम सही। होबल की इस परिभाषा ने कानून को सिर्फ आधुनिक अदालतों से बाहर निकालकर उन सरल समाजों में भी स्थापित कर दिया जहां एक सरपंच या मुखिया के पास बल प्रयोग का सामाजिक अधिकार था। इसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया, एक बीच का रास्ता दिखाया। होबल की बात से ये तो समझ आया कि सजा देने का अधिकार जरूरी है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। उस जमाने में जब कोई गवाह नहीं होता था, कोई फोरेंसिक जांच नहीं होती थी, तब ये लोग पता कैसे लगाते थे कि अपराधी कौन है? ये तो सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। निश्चित रूप से। और इसी चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए जो आज हमें बहुत अजीब लग सकते हैं। जैसे कि जब कोई ठोस सबूत नहीं होता था तो सच का पता लगाने के लिए अलौकिक शक्तियों मतलब सुपरनैचुरल पावर्स का सहारा लिया जाता था। इसे शपथ और दिव्य परीक्षा, ओथ्स एंड ऑर्डियल्स कहा जाता था। दिव्य परीक्षा, ये तो सुनने में ही किसी पौराणिक कथा जैसा लग रहा है। ये होता कैसे था? इसके कई रूप थे। मिसाल के तौर पर जिस व्यक्ति पर शक होता उसे खौलते हुए पानी में हाथ डालने को कहा जाता था। क्या? हाँ, या फिर लोहे की एक गर्म छड़ को हाथ में उठाने को कहा जाता था। कुछ समाजों में तो गर्म चाकू से जीभ को छूने की भी प्रथा थी। ये तो भयानक है। इसमें न्याय कैसे होता था? न्याय का आधार था विश्वास। उन समाजों में ये गहरा विश्वास था कि देवी देवता या आत्माएं निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करती हैं। अच्छा। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति सच बोल रहा है तो दैवी शक्ति उसे जलने नहीं देगी, और अगर वो दोषी है तो उसका हाथ जल जाएगा। आज तो ये तर्कहीन लगता है। बिल्कुल, लेकिन उन लोगों के लिए ये न्याय का एक स्थापित और मान्य तरीका था। और अलौकिक शक्तियों का डर इतना ज्यादा होता था कि अक्सर दोषी व्यक्ति परीक्षा से पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लेता था। यानी विश्वास पर आधारित न्याय। अच्छा, अब बात और भी मजेदार हो जाती है। मान लीजिए किसी तरह से ये साबित हो गया कि किसी ने हत्या की है, तो क्या सजा हमेशा मौत होती थी? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कबीलों के बीच तो दुश्मनी और बदले का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। आपने एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा किया। हत्या के बदले हत्या करने से कबीलों के बीच कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो जाती थी, जिसे ब्लड फ्यूड्स कहते हैं। ब्लड फ्यूड्स? हाँ, एक हत्या का बदला दूसरी हत्या से, और ये चक्र पीढ़ियों तक चलता, जिससे पूरा समाज कमजोर हो जाता। इसी विनाशकारी चक्र से बचने के लिए खून का मुआवजा या वरगिल्ड का तरीका अपनाया गया। वरगिल्ड यानी ब्लड मनी, खून के बदले पैसा? हाँ, पैसा या उस जैसी कीमती चीज। इसमें हत्या करने वाले व्यक्ति का परिवार या उसका पूरा वंश पीड़ित के परिवार को एक तयशुदा मुआवजा देता था। ये मुआवजा किस रूप में होता था? ये मवेशियों, कीमती सामान या किसी और रूप में हो सकता था। इस खून के बदले धन को स्वीकार करने के बाद मामला सुलझ जाता था और दुश्मनी खत्म हो जाती थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं था? उतना नहीं था जितना समाज में टूटे हुए रिश्तों को जोड़कर शांति और संतुलन वापस लाना था। सिद्धांतों की बात तो ठीक है, लेकिन असल में जमीन पर ये चीजें कैसी दिखती होंगी? क्या हमारे पास ऐसे समाजों के कुछ ठोस उदाहरण हैं? बिल्कुल हैं। दो उदाहरण बहुत ही दिलचस्प हैं जो दिखाते हैं कि न्याय करने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बताइए। एक है अफ्रीका के नुअर समाज का और दूसरा आर्कटिक के इन्यूट समाज का। चलिए पहले नुअर समाज के बारे में जानते हैं। नुअर लोग जो आज के दक्षिणी सूडान में रहते हैं, उनके समाज में कोई राजा या मुखिया नहीं होता था, लेकिन एक बहुत ही खास व्यक्ति होता था जिसे लेपर्ड स्किन चीफ कहते थे। तेंदुए की खाल वाला मुखिया? हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कोई जज नहीं था। उसके पास किसी को आदेश देने या सजा सुनाने की कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। तो फिर उसका काम क्या था? और ये तेंदुए की खाल क्यों? वो एक मध्यस्थ था, एक मीडिएटर, और तेंदुए की खाल उसकी खासियत थी। वो कैसे? देखिए, तेंदुए एक ऐसा जानवर है जो किसी कबीले या वंश का नहीं होता, वो जंगल का है। तो उसकी खाल पहनकर चीफ ये दिखाता था
कि वो किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि निष्पक्ष है। अच्छा। अगर किसी नुअर व्यक्ति से किसी की हत्या हो जाती तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर सीधे लेपर्ड स्किन चीफ के घर में शरण लेता था। और चीफ का घर एक तरह से सेफ जोन था। एक पवित्र स्थान माना जाता था जहां बदला नहीं लिया जा सकता था। तो वो न्याय कैसे करता था अगर उसके पास कोई शक्ति ही नहीं थी? उसकी शक्ति न्यायिक नहीं बल्कि कह सकते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक थी। वो दोनों परिवारों को बुलाता था और उनके बीच वर्गिल्ड यानी मुआवजे पर समझौता कराता था। और मुआवजा आमतौर पर गाय बैल के रूप में होता था? हाँ, लोग उसकी बात इसलिए नहीं मानते थे कि वो कोई राजा है, बल्कि इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें डर था। डर? किससे? चीफ से? नहीं, उन्हें डर था कि अगर उन्होंने चीफ की मध्यस्थता को ठुकरा दिया तो उन पर और उनके परिवार पर कोई दैवीय प्रकोप आ जाएगा, कोई श्राप लग जाएगा। ओ, तो चीफ समाज में शांति बनाए रखने का काम करता था, सजा देने का नहीं। बिल्कुल, लोग उससे नहीं बल्कि एक अनदेखी ताकत से डरते थे। नुअर समाज में तो फिर भी एक मध्यस्थ था, भले ही उसकी शक्ति धार्मिक हो। पर क्या ऐसे भी समाज थे जहां कोई मध्यस्थ ही नहीं था? वहां तो छोटा मोटा झगड़ा भी बड़ा रूप ले लेता होगा। हाँ, और इसका सबसे रचनात्मक उदाहरण है आर्कटिक में रहने वाला इनुइट समाज। इनुइट? उनके यहाँ विवादों को सुलझाने का तरीका शायद सबसे अनोखा था। आर्कटिक के कठोर वातावरण में जहां जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ देना जरूरी है, वहां शारीरिक हिंसा बहुत विनाशकारी हो सकती थी। सही बात है। इसलिए उन्होंने इसका एक अहिंसक और बहुत ही मजेदार तरीका निकाला, गीतों का मुकाबला या सॉन्ग डुएल्स। गीतों का मुकाबला मतलब वो लड़ने के बजाय एक दूसरे पर गाने गाते थे? बिल्कुल। मान लीजिए दो लोगों में कोई विवाद है, किसी ने किसी का अपमान कर दिया, किसी की नाव चुरा ली या किसी की पत्नी के बारे में कुछ कह दिया। हाँ, तो वो एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक और मजाकिया गीत बनाते। अच्छा। फिर पूरा समुदाय एक जगह इकट्ठा होता, ढोल बजते और दोनों पक्ष बारी बारी से एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए वो गीत गाते। ये तो अविश्वसनीय है। तो विजेता कौन होता था? फैसला कौन करता था? फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय करता था। दर्शक। हाँ। जिसके गीत पर लोग सबसे ज्यादा हंसते, तालियां बजाते या जिसे ज्यादा समर्थन मिलता, वही विजेता माना जाता। हारने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मामला वहीं खत्म हो जाता था। मतलब यहाँ न्याय किसी जज ने नहीं बल्कि पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत ने किया, वो भी बिना किसी हिंसा के। हाँ, छोटे और आपस में जुड़े समाज में जहां आपकी इज्जत ही सब कुछ है, वहां सार्वजनिक शर्मिंदगी किसी भी शारीरिक दंड से बड़ी सजा थी। कमाल है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि सरल समाजों में कानून अदालतों की भव्य इमारतों या मोटी-मोटी किताबों में नहीं था। नहीं, वो लोगों के आपसी रिश्तों, उनकी परंपराओं और उनकी एक दूसरे पर निर्भरता में बसा होता था। पारस्परिकता और सामाजिक प्रतिबंध ही उनके समाज की असली अदालत और पुलिस थे। हाँ, और इससे मुख्य सीख ये मिलती है कि कानून कोई स्थिर या पत्थर की लकीर नहीं है। इसका स्वरूप और मतलब समाज की बनावट और जरूरतों के साथ बदलता रहता है। मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन की बहस हमें यही दिखाती है कि एक ही चीज को देखने के अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं और दोनों में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। ये समझना जरूरी है कि न्याय का मकसद हमेशा अपराधी को सजा देना नहीं बल्कि समाज में बिगड़े हुए संतुलन और सद्भाव को फिर से स्थापित करना भी हो सकता है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में आज के समाज को लेकर एक ख्याल आ रहा है। हाँ। आज हमारे पास इतनी विस्तृत और जटिल कानूनी व्यवस्थाएं हैं, अदालतें हैं, पुलिस है, लेकिन क्या इसके बावजूद अनौपचारिक सोशल सैंक्शंस जैसे सोशल मीडिया पर होने वाले ट्रायल या जिसे हम कैंसिल कल्चर कहते हैं, हाँ। क्या ये आज भी न्याय देने या सजा देने का एक शक्तिशाली तरीका नहीं बन गए हैं? और क्या ये हमेशा सही होता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। किसी भी समाज में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लोग नियमों का पालन कैसे करते हैं? क्या ये हमेशा पुलिस, कोर्ट और सजा के डर से होता है, या फिर कुछ और भी है जो समाज को एक साथ बांध कर रखता है? बिल्कुल। आज की हमारी गहरी पड़ताल इसी अदृश्य शक्ति के बारे में है जिसे हम सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल कहते हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये समाज, खासकर सरल आदिवासी समाज, बिना किसी फॉर्मल सिस्टम के व्यवस्था कैसे बनाए रखते हैं। हाँ, हम उन इनफॉर्मल तरीकों पर ध्यान देंगे जो अक्सर लिखित कानूनों से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले ये सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल ये है क्या असल में? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सभी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल एक समाज करता है अच्छा, अपने सदस्यों को स्वीकृत नॉर्म्स और वैल्यूज के हिसाब से चलाने के लिए। ये समाज का एक तरह का इम्यून सिस्टम है जो उसे बिखरने से बचाता है। मतलब समाज के अपने तौर तरीके जिनसे वो ये पक्का करता है कि सब लोग एक तय दायरे में ही रहें। एकदम सही। और इसे हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके। पहला है औपचारिक नियंत्रण यानी फॉर्मल कंट्रोल। ये वो तरीके हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कानून, पुलिस, अदालतें। जो बड़े जटिल समाजों की जरूरत है। बिल्कुल। और सरल समाजों में ये फॉर्मल कंट्रोल लगभग होता ही नहीं तो है। फिर वहां क्या काम करता है? वहां दूसरा तरीका काम करता है जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है, अनौपचारिक नियंत्रण, इनफॉर्मल कंट्रोल। अच्छा, और यहीं पर चीजें मजेदार हो जाती हैं। इसमें कोई वर्दी वाला पुलिस वाला नहीं है। इसके हथियार हैं गपशप, मजाक उड़ाना, सामाजिक बहिष्कार और अलौकिक शक्तियों का डर। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि गपशप मतलब गॉसिप वो एक तरह का कानून है? ये तो बहुत मामूली बात लगती है। लगती मामूली है पर है नहीं। आप सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां 100-200 लोग रहते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, और वहां आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी सोशल करेंसी है। एक बार प्रतिष्ठा गई तो जीना मुश्किल हो सकता है। तो गपशप उस प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। बिल्कुल। उन समाजों में लोग क्या कहेंगे का डर पुलिस के डंडे से ज्यादा बड़ा सोशल कंट्रोल होता है। ये सुनने में तो असरदार लगता है। तो चलिए इन अदृश्य हथियारों को एक एक करके समझते हैं। अलौकिक शक्तियों से शुरू करते हैं। ये कैसे काम करता है? इसका सबसे पहला और शक्तिशाली रूप है अलौकिक दंड और पूर्वज पूजा। पूर्वज पूजा? हाँ, कई जनजातीय समाजों में ये मान्यता है कि मृत पूर्वज सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि वे अभी भी समाज के एक्टिव मेंबर्स हैं। वो आपके हर काम पर नजर रखे हुए हैं। अरे वाह, ये तो मतलब ऐसा हो गया है कि आपके दादा परदादा के भूत आपको 24 घंटे देख रहे हैं। ये तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर है। आप बिल्कुल सही समझे। यही इसका साइकोलॉजिकल असर है। माना जाता है कि पूर्वज एक अलौकिक शक्ति के रूप में जिंदा लोगों की बुरी आत्माओं से रक्षा करते हैं। वो समुदाय के संरक्षक हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समाज का नियम तोड़ता है, कोई टैबू मतलब कोई वर्जित काम करता है, तो उसे सिर्फ समाज का नहीं बल्कि पूर्वजों के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। और पूर्वजों का गुस्सा मतलब? बीमारी या फसल का खराब होना। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और यही डर लोगों को गलत काम करने से रोकता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक पुलिस बल है जो 24 घंटे निगरानी रखता है। एकदम। आपको किसी जज के सामने नहीं बल्कि अपनी पूरी वंश परंपरा के सामने जवाब देना है। पूर्वजों के डर के अलावा एक और डर है जो शायद इससे भी ज्यादा भयानक है, जादू टोने का डर। और ये सोशल कंट्रोल का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हमारा दूसरा मैकेनिज्म है जादू टोना और डायन प्रथा। अच्छा, यहाँ पर डर सिर्फ जादू टोने का शिकार होने का नहीं है। तो फिर? उससे कहीं ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं आप पर ही जादू टोना करने का इल्जाम न लग जाए। ये कैसे काम करता है? मतलब समाज ये कैसे तय करता है कि कौन डायन है या कौन जादू टोना कर रहा है? इसे समझने के लिए एवंस प्रिचेट की अजांदे जनजाति पर की गई स्टडी बहुत दिलचस्प है। अजांदे लोगों का मानना था कि दुनिया में कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। मान लीजिए अनाज रखने का एक मचान अचानक गिर गया और किसी को चोट लग गई, तो हम कहेंगे कि शायद दीमक ने लकड़ी खा ली होगी या मचान पुराना हो गया होगा। सीधा सा जवाब है। अजांदे लोग भी ये जानते हैं कि दीमक ने लकड़ी खाई है। वो इस कैसे वाले सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन उनका असली सवाल है क्यों। क्यों मतलब वो मचान ठीक उसी वक्त क्यों गिरा जब वो खास व्यक्ति उसके नीचे बैठा था? किसी और दिन क्यों नहीं गिरा? इस क्यों का जवाब है जादू टोना। अच्छा, तो ये एक तरह का सोशल प्रेशर वाल्व है। जब भी समाज में कुछ भी बुरा होता है, सूखा पड़ गया, कोई बीमार हो गया, तो समाज को एक वजह चाहिए, एक बलि का बकरा चाहिए। एग्जैक्टली। और ये इल्जाम हमेशा उस पर लगता है जो थोड़ा अलग थलग हो, समाज विरोधी व्यवहार करता हो, जो बहुत स्वार्थी हो, जो अपनी चीजें शेयर ना करता हो। हाँ, या जो अचानक बिना किसी वजह के अमीर हो गया हो। तो ये डर सबको लाइन में रखता है कि ज्यादा हीरो मत बनो, सबके साथ मिलकर चलो, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। बिल्कुल। ये लोगों को उदार और सामाजिक बनने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो अलौकिक शक्तियों का डर तो है, लेकिन हमारे आसपास के लोगों का क्या? उनकी राय कितनी मायने रखती है?
अरे सबसे ज्यादा छोटे आमने सामने वाले समुदायों में गपशप, उपहास और सार्वजनिक राय सोशल कंट्रोल के सबसे ताकतवर हथियार होते हैं। किसी की पीठ पीछे बातें होना या भरी सभा में किसी का मजाक उड़ाया जाना, ये बहुत बड़ी सजा मानी जाती है। ये तो एक तरह के पब्लिक शेमिंग या कैंसिल कल्चर जैसा है, बस बिना इंटरनेट के। आप कह सकते हैं, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। आज अगर आपको ऑनलाइन कैंसिल कर दिया जाए तो आप शायद अपना शहर बदल सकते हैं। उन समाजों में आपका समुदाय ही आपकी दुनिया है, उससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं है। सही बात है। इसलिए सामाजिक अस्वीकृति का डर, मतलब समाज से बाहर कर दिए जाने की आशंका, किसी भी व्यक्ति को नियमों के दायरे में रखती है। लेकिन जब फिर भी कोई विवाद हो जाए तो क्या होता है? बिना कोर्ट कचहरी के झगड़े कैसे सुलझाए जाते हैं? यहाँ विवाद समाधान के अपने तरीके हैं। ज्यादातर जनजातीय समाजों में वंश समूह के बुजुर्गों का बहुत प्रभाव होता है। वो ही मध्यस्थता करते हैं। अच्छा, और उनका मकसद किसी को सजा देना नहीं होता, जैसा हमारी अदालतों में होता है। तो फिर क्या होता है? उनका पहला मकसद होता है समाज में टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और हार्मनी को वापस लाना। मतलब सुलह समझौता करवाना, ना कि किसी को विजेता या अपराधी घोषित करना। बिल्कुल। चीफडम जैसी व्यवस्था में चीफ या मुखिया एक आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाता है। वो दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है और सच का पता लगाकर अपना फैसला सुनाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प व्यवस्था है फिलीपींस की इफुगाओ जनजाति में। क्या? वहाँ मध्यस्थों यानी गो बिटवीन्स का इस्तेमाल होता है। गो बिटवीन्स, ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जिनका दोनों झगड़ने वाले पक्षों से कोई रिश्ता नहीं होता, ताकि वो निष्पक्ष रहें। हाँ, उनका काम जज की तरह फैसला सुनाना नहीं, बल्कि एक डिप्लोमैट की तरह दोनों पक्षों के बीच संदेशों का लेन देन करना, गुस्से को शांत करना और एक ऐसे समझौते पर पहुंचना है जिससे दोनों पक्षों की इज्जत बनी रहे। तो हमने देखा कि कैसे अदृश्य डर, लोगों की राय और सुलह समझौते के तरीके मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। इन सबको हम एक थ्योरेटिकल फ्रेम में कैसे समझ सकते हैं? हाँ, इसे समझने के लिए हम समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के विचारों का सहारा ले सकते हैं। यहीं पर हमें साझा विवेक बनाम औपचारिक कानून का अंतर समझ आता है। साझा विवेक, शेयर्ड कॉन्शियसनेस, ये सुनने में काफी भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। दुर्खीम ने कहा कि सरल समाजों में जो जुड़ाव होता है उसे वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहते हैं। मैकेनिकल सॉलिडारिटी? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि समाज एक मशीन की तरह है जिसके सारे पुर्जे एक जैसे हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन, उनके काम, उनकी मान्यताएं सब एक जैसे होते हैं। अच्छा। समाज एक साझा विवेक से चलता है, मतलब नैतिक मूल्यों का एक ऐसा समूह जिसे समाज का हर व्यक्ति दिल से मानता है। नियम सबके दिलों में लिखे हुए हैं। इट्स एन इनविजिबल कलेक्टिव ग्लू। एक ऐसा गोंद जो सबको एक साथ चिपका कर रखता है। बिल्कुल। इसके विपरीत दुर्खीम ने आधुनिक जटिल समाजों के जुड़ाव को ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहा। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। यहाँ समाज एक शरीर की तरह है जिसके अलग अलग अंग अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन हमारे नैतिक मूल्य और विश्वास बहुत अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यहाँ हमें उस अदृश्य गोंद की जगह एक बाहरी ढांचे की जरूरत पड़ती है। लिखित कानून, पुलिस, अदालतें। एकदम सटीक। क्योंकि हमारे दिलों में नियम नहीं लिखे हैं, इसलिए उन्हें कानून की किताबों में लिखना पड़ता है। तो फिर आज के समय में इसका क्या महत्व है, खासकर भारत जैसे देश में जहां आदिवासी समुदाय और आधुनिक राज्य एक साथ मौजूद हैं? और इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने के लिए कंसेप्ट है कानूनी बहुलवाद, यानी लीगल प्लूरलिज्म। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही सामाजिक क्षेत्र में एक से ज्यादा कानूनी व्यवस्थाएं एक साथ काम कर रही हैं। जनजातीय समाजों के अपने रिवाजी कानून हैं और साथ ही भारत का संविधान और राज्य के कानून भी उन पर लागू होते हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण ये जमीन पर कैसे दिखता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत। अब गांव के पारंपरिक मुखिया, जिन्हें शायद पूर्वजों से अधिकार मिला है, और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पंचायत सदस्य दोनों एक साथ काम करते हैं। तो इससे तो टकराव भी होता होगा। नियंत्रण के तरीके एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने सीखा कि सामाजिक नियंत्रण सिर्फ पुलिस, अदालत और कानून तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली है। ये पूर्वजों के डर में है, गपशप की ताकत में है और समुदाय की सामूहिक राय में बसा है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
आज जैसे जैसे रिवाजी कानून और आधुनिक भारतीय राज्य के बीच संपर्क बढ़ रहा है, पारंपरिक अनौपचारिक नियंत्रण के इन तरीकों का भविष्य क्या होगा? क्या पूर्वजों का डर या समाज के उपहास की शक्ति आधुनिक शिक्षा और बाहरी दुनिया के कानूनों के सामने कमजोर पड़ जाएगी? या फिर ये तरीके इस बदलती दुनिया में खत्म नहीं होंगे, बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए और मिले-जुले रूप ले लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।